नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए नई नई जुगत लगा रही है, जिसके लिए विपक्ष की तमाम पार्टियां आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगल रही हैं। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल पर अटैक किया, फिर सपा मुखिया अखिलेश और राहुल के बीच जमकर टकराव हुआ। अब राहुल गांधी ने मायावती को टारगेट किया है। हाथ में संविधान की कॉपी लिए राहुल गांधी जहां तहां दिख ही जाते हैं। अंबेडकर का नाम लेकर एक ही तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दलित वोटों पर राहुल की नजर है, जिससे मायावती भी बौखला गई हैं। उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। विपक्षी एकता की दुहाई देने वाली कांग्रेस अब उसकी धज्जियां उड़ा रही है। धज्जियां तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के फैसले की उड़ा दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों पर लोकपाल के फैसले को पलट दिया है, फैसले को परेशान करने वाला करार दिया। तो कैसे विपक्ष आपस में उलझा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के फैसले में किया हस्तक्षेप, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सियासत में लंबे वक्त से बीजेपी की बी टीम ये बयान आते रहते हैं, तो ये अब दोबारा से फिर इस पर बहस छिड़ गई है। आखिर कौन है बीजेपी की बी टीम? देखिए, बीजेपी की बी टीम सारे लोग हैं, सारे लोग सब बी टीम हैं। सवाल यह है कि कौन अपना टीम ए का हिस्सा है। बात अभी राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी को अचानक से दलित प्रेम जो है वो जागृत हो गया। देखिए, मैं राहुल गांधी को कहता हूं कि एक ऐसा खिलौना है कि जिसको जो चाबी देता है उस हिसाब से वो जो है बजना चालू हो जाता है। ये बात बहुत ही अपार्ट फ्रॉम क्या वो रायबरेली में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं। एक चीज समझ में आ रही कि ही वॉन्ट्स टू ल्योर दलित वोटर्स। दलित दलित दलित, कुछ दिन पहले क्या चल रहा था? ओबीसी ओबीसी ओबीसी, है ना। अभी दलित दलित दलित। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, IFFS। उसने अभी एक नैरेटिव, एक वर्किंग पेपर निकाला कि हिंदुस्तान की राजनीति में कैसे दलित वोटर जो है वो पीछे चल रहे हैं, और उसी के हाथ में दरअसल आगे 2-3 साल के बाद जो है जिस तरह से समाज बटा हुआ है, उसमें बीजेपी को अगर पछाड़ना है तो दलित वोट जो बीजेपी की तरफ जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा। दैट इज द थेसिस, न्यू थेसिस। तो ये दलित दलित कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFFS के बारे में जो मैंने बताया, ये कौन है? ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉर्ज सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ SY कुरैशी 2012 में MOU साइन किया था, और जिसके जरिए अभी क्या डिबेट चल रहा है? $21 मिलियन, 182 करोड़ रुपए US एड का पैसा हिंदुस्तान आया। किसके जरिए आया? यही इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, उसके जरिए पैसा आया। इस सारा खुलासा हो चुका। और उसने क्या कहा कि भाई बीजेपी को हराना है तो दलित जो जा रहा है उधर, इस नैरेटिव, तो ये बोगला भगत जो है ये दलित 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 करना शुरू कर दिया। ऐसे अचानक से यूपी में 2 दिन नहीं रुक रहा। वैसे तो उसको यूपी में गंदगी और बदबू आती है हर जगह, लोग खराब है यूपी के। अभी तक तो केरला बड़ा पसंद था। तो आप देखिए, जब जॉर्ज सोरोस कहता है कि भाई अडानी पे अटैक करो, अडानी गिरेगा तो मोदी हार जाएगा। अब जॉर्ज सोरोस का नया फरमान आया कि नहीं, दलित को तोड़ो तो मोदी हारेगा। इसका अपना क्या है? तो पहले एक चीज बताओ कि जो आदमी खुद ही अपना ए टीम नहीं है, तो ए टीम बी टीम क्या? ये जो खुद कठपुतली है, चाबी दिया और ये बजना चालू हो जाता है। कहता है भाई वहां से आदेश आ जाता है जॉर्ज सोरोस के पास से, ये लो रिपोर्ट, हिंडनबर्ग शुरू हो जाओ, और अपने दलाल पत्रकारों को भी कह दो कि नाला में ढूंढने चली जाए। तो कोई हिंडनबर्ग चल गया। दिस मैन इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। यह आदमी पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं है।
ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी के समझ के बाहर, मतलब किसी के समझ में नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आता? क्योंकि ही गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल, तो राहुल गांधी खुद अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन जो विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल? देखिए, राजनीतिक खेल तो हो चुका है। ये पूरे इतिहास को देखा जाए, अगर भारत के चुनावी इतिहास को, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। कभी न कभी किसी पार्टी को ए टीम बनना पड़ेगा। अगर कांग्रेस 1947 के बाद से 51-2 में चुनाव हुए, उसके बाद से 2014 के पहले तक बीच में जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं आई थी। यानी उस समय तक पूरी राजनीति हिंदुस्तान की कांग्रेस के इर्द गिर्द ही होती थी। एक तरफ कांग्रेस, दूसरे तरफ दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस को हराने के लिए गठबंधन तैयार करती है, जो कांग्रेस को हराकर किसी तरह से किसी भी स्टेट में या सेंटर में सत्ता में आ सकती है। अब स्थितियां बदल गई। अब ए टीम कौन बन गई? भारतीय जनता पार्टी। अब पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और आगे 30-40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में केंद्र में रहेगी, यानी सबसे बड़ी पार्टी। हो सकता है कि अभी जो सीटें आई है वो 300 से ज्यादा आ जाए अगले चुनाव में, और उसके बाद कुछ समय के बाद 260-70 भी हो जाए, लेकिन 200 प्लस भी होगा, सरकार इसी की बनेगी। जैसे कांग्रेस 150-140 सीटें ला कर सरकार बनाती रही, प्रधानमंत्री बनाती रही, तो अभी 30-40 सालों तक केंद्र में, यानी कि राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को रहना है। अब या तो उसके साथ रहें या उसके विरोध में रहें। तो उसके साथ रहने वाली पार्टियां तो भारतीय जनता पार्टी के वोट के साथ है, यानी एंटी मोदी वोट के समर्थन में वो नहीं, उसको एंटी मोदी वोट नहीं मिलेगा। जो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी वोट लेने वाली पार्टियां हैं, उनको लगता है कि जो इनके खिलाफ है वो बी टीम बन गए। दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम, उत्तर प्रदेश में मायावती बीजेपी की बी टीम, और अलग अलग जगहों पर ओवैसी बीजेपी की बी टीम, या फिर बिहार में चुनाव होगा और जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी कि उस महागठबंधन के खिलाफ प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम। यानी हर जगह पर बीजेपी केंद्र में है। ये लोग आपस में गठबंधन करके उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में इतना आसान तो है नहीं कि आप आरोप लगा दिए और वो आपके साथ हो गए। बदनामी आपकी भी होगी, बदनामी उनकी भी होगी। कोशिश करोगे। कांग्रेस को कहा गया कि दिल्ली में आपने केजरीवाल को हरा दिया, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर बोल रहे थे, तो उसी तरह मायावती ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। और ये जो दलित वोट की राजनीति चल रही है, ये दलित वोट की राजनीति अब अलग दिशा में है। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो एनालिसिस किया और हर उत्तर प्रदेश में जितने जोन हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जोन बनाया है कि इतने जोन में यूपी का बांटे, 14 जोन में बांट दिया गया और हर जोन में एक दलित लीडर आपको मिल जाएगा। आगरा में रानी मौर्या मिल जाएंगी, तो फिर आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई मिल जाएगा, उधर जाटव मिल जाएगा, और जाटव और गैर जाटव दलित, ये दोनों को उसने अपने तरीके से माइक्रो एनालिसिस किया है और उसी के आधार पर नेता भी उभार कर ला रहे हैं। ये कांग्रेस जो अब पहले की तरह सोच रही है कि हम 2-4 दलित लीडर ऊपर में रख लेंगे, ये उदित राज जैसे लोगों को अपने साथ ले आएंगे और दलित उनके पीछे पीछे चल जाएगी, ये संभव नहीं है। या तो अपनी पार्टी देख रही है जो अलग अलग स्टेट में ये दलित की पार्टी या ओबीसी के अलग अलग जातियों की पार्टी है, उनके साथ जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनेजमेंट किया है ऊपर से नीचे तक, एक बैलेंस अप्रोच है कि किसी भी जाति विशेष का वर्चस्व नहीं होना चाहिए पार्टी में, जैसे कांग्रेस में होता रहा है। ब्राह्मणों की पार्टी ये थी और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी है ब्राह्मणों की पार्टी, सवर्णों की पार्टी। अभी भी ये राहुल गांधी का परिवार बताएगा कि किस जाति का है। या तो तुम हिंदू नहीं हो, अगर हिंदू हो तो ब्राह्मण हो। तो जो पार्टी ही ब्राह्मण प्रमुख है, जिसका प्रधानमंत्री ब्राह्मण के अलावा यानी राहुल गांधी के अलावा कोई हो सकता है, तो इसके चमचे ही हो सकते हैं मनमोहन सिंह की तरह।
तो ऐसे में दलित अब इतने भ्रमित नहीं हो सकते, इन लोगों के साथ नहीं आएंगे। या तो रीजनल पार्टियां जो इनके कास्ट की है, या तो भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं दोनों के बीच रहेगा। इसलिए राहुल गांधी जितना चीख चिल्ला ले, मायावती ने इनके साथ आने वाली है, और न मायावती को इससे प्रभाव पड़ेगा कि ये मोदी की, बीजेपी की बी टीम कहने से इनके वोटर जाने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन दबाव में आने वाला नहीं है। बीजेपी ने जो दबाव बनाया, लेकिन अब एक और यहाँ पे जुडिशरी और कार्यपालिका के बीच भी एक तरह से जंग छिड़ रही है। लोकपाल को लेकर जो फैसला आया था, हाईकोर्ट के जजों को यहाँ पर जांच के लिए दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया, तो वो एक बहस छिड़ गई है उसको लेकर। बहस छिड़ना ही चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं क्या? हैं? पूरी दुनिया में हर इंस्टीट्यूशन में, हर चीज में आप नाक घुसेड़ेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही है ना, जिन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट का देखिए मामला क्या है समझ लीजिए जी। ताकि फिर आगे समझने में आसानी हो जाए। कि भाई कोई एक मामला आया कि किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक जज ने जो है लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। ये मामला चला तो इन्होंने कहा कि भाई हाईकोर्ट को जो है लोकपाल, अच्छा लोकपाल का कानून अलग है, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी छोड़ करके जो आम अधिकारी हैं उनको वो अपने इसमें ले सकती है, अधिकार क्षेत्र में उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि हाईकोर्ट का जज जो है उसको हम कोई उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं मानते और उसको अपनी परिधि से बाहर नहीं मानते। मतलब वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। हाँ भाई होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं भी है तो भी होना चाहिए। कानून हटाइए, कानून को। कोई आदमी चोरी कर रहा है, बस उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है। ये कैसा सिस्टम है? कोई हाईकोर्ट का जज घूस लेते हुए पकड़ा जाए, लोकपाल काम नहीं करेगा उसके खिलाफ? कैश पकड़ा जाए, काम नहीं करेगा? तो जैसे ही ये हुआ, ये सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अरे रे 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 रे, क्यों लिया? क्या अभी हाईकोर्ट को कर रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट के जज को पकड़ लिया तब? भाई दूध के धुले हुए तो नहीं है ये लोग। तो आप अपनी ही ऐसी की तैसी करवा रहे हो, इसलिए पब्लिक में ये डिबेट जाना चाहिए। माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड करते 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 इन लोगों को जो है जिस तरह की आज़ादी दे दी गई है कि आप जो है खुद ही जुडिशरी में सारा फैसला हम ही करेंगे, दुनिया भर का सारा ज्ञान हम ही को है, दुनिया के सबसे वाइज लोग हम ही लोग हैं, बाकी सब ढक्कन है देश में। तो आप क्या करते हो कि भाई आप जुडिशरी के अंदर किसी भी फैसले में बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और ये राहुल जैसे लोग, ये विपक्ष में जो बैठे हुए लोग, ये लिलीपुटियंस, इन लोगों ने जुडिशियल ओवररीच का, एक्टिविज्म नहीं, ओवररीच, औकात के बाहर उनको फैसिलिटेट करते हो कि वो ऑपरेट कर सके। तो यही बात हुआ। तो आज सरकारी वकील को स्टैंड लेना चाहिए था। सरकारी वकील से पूछा गया कि भाई आपका क्या स्टैंड है जी? मोदी सरकार झुक गई, नहीं झुकना था। कम से कम आप कहते कि भाई इसके ऊपर हम कंसल्ट करके वापस जो है हम आएंगे। लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया, केंद्र सरकार भी उसमें शामिल। अब भाई केंद्र सरकार शामिल है तो कोई जरूरी थोड़ी कि अभी जवाब देना है, कोई रिवॉल्वर सटा करके आपसे जवाब थोड़ी ले लेगा। भाई आपके ऊपर आई बात तो फौरन फैसला चाहिए। बाकी लोगों के ऊपर बात आती है तो फिर आप टालते रहते हो जी। मतलब सारी आपको तुरंत, भाई दिक्कत क्या है कि लोकपाल अभी सुप्रीम हाई कोर्ट को कर रहा है तो कल सुप्रीम कोर्ट को भी करेगा। हाई कोर्ट में सब इनके लड़जर पड़े हुए हैं, दोस्त यार सब जो है जो सुप्रीम कोर्ट में आना चाह रहे हैं वो सब वहीं पे पकड़े जाएंगे। भाई क्या दिक्कत है देश के जजेस को अपने इनकम को बताने में? क्या दिक्कत है कि आप जो है बिल्कुल ही ओपन तरीके से बहुत सारी चीजें, अभी तो देखिए
कुछ कुछ सिस्टम में धीरे 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 हो रहा है, लेकिन जब तक पब्लिक में बहस नहीं हो, इस तरह का डिबेट नहीं होगा, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है, जितना अनर्गल पावर हिंदुस्तान की जुडिशरी को दे दिया गया है, वो सचमुच डेमोक्रेसी के लिए अब खतरा बनते जा रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के फैसले में जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, तो ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी पर यहाँ पर उसे प्रभावित किया जा रहा है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। दबाव किस पर बनाया जा रहा है? जुडिशियरी पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार ने तो कुछ नहीं किया। लोकपाल, और लोकपाल के चेयरपर्सन अभी कौन है? एम खानविलकर, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। लोकपाल के मेंबर्स में 4 मेंबर्स जुडिशियल मेंबर होते हैं, और उसमें अभी भी जो जुडिशियल मेंबर है वो कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं जो चेयरपर्सन है। इन लोगों ने लोकपाल एक्ट 2013 का इंटरप्रिटेशन किया कि आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आता है तो हम जांच करते हैं, और जांच ना करें, जांच करने के समय किस अथॉरिटी से हमें आदेश लेना है, उनको उसकी जानकारी देनी है, वो बात की बात है, लेकिन कंप्लेन हम लेंगे और उसके बाद उसकी जांच को आगे बढ़ाएंगे। और पब्लिक सर्वेंट जितने हैं, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकपाल की जांच, लोकायुक्त की जांच करवा सकते हो, किसी और के खिलाफ करवा सकते हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? ये इंटरप्रिटेशन था, और जिस हाई कोर्ट के एडिशनल जज के खिलाफ ये कंप्लेन आया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए, पूरी तरह से साइलेंट रहो। जिसने कंप्लेन किया उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया, उसको भी बुला कर लाओ, और उसको कहा गया जब तक ये फैसला नहीं आता जज साहब का नाम नहीं आना चाहिए जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन किया। कंप्लेन क्या था भाई? कंप्लेन तो यही था जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कंपनी जिसके लिए वो पहले वकालत कर चुके थे। ये पूरे कॉलेजियम का खेल है। कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करती है। कॉलेजियम में बैठे जज, जैसे चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है, वो नियुक्त करता है, आगे रिकमेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपॉइंट करती है, और उसके बाद सरकार के पास रिकमेंडेशन जाता है। ये सारे जज ही हैं, और ये ज्यादातर जो हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 99% वकील हैं, जो वकालत करते हुए 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 7 साल के बाद आपको जजशिप मिल सकता है। वो एडिशनल जज कुछ समय तक प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो परमानेंट जज नहीं है, अभी एक्टिंग जज है। एडिशनल जज नियुक्त किया गया है हाई कोर्ट में, और वो उस कंपनी के लॉयर थे, और उस कंपनी के खिलाफ एक कंप्लेन था जिसमें उन्होंने 2 जगह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, एक दूसरे हाई कोर्ट के जज को और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, और इसके बारे में जानकारी मिली तो लोकपाल को ये कंप्लेन किया गया। अब इसमें जांच होती, ये लोकपाल के तरफ से सीजेआई को बताया जाता कि भाई इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। जैसे जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ अगर एक कंप्लेन आया तो उसके खिलाफ यहां पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा खड़ा कर दिए, एक बोलने की बात को लेकर। उन्होंने जो स्पीच दी थी उसको लेकर कि नहीं, कैसे आप कठमुल्ला शब्द का उपयोग कर सकते हो, और इनके खिलाफ एक भ्रष्टाचार का इतना मामला है बड़ा, और उसमें भी आप जांच नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोगों का बैकग्राउंड तो वही है। ये जितने बड़े बड़े वकील हैं वो ज्यादा आगे जज बनते हैं तो उनका कोई ना कोई कंपनी के साथ, कंपनी के लॉयर होते हैं, कुछ होते हैं क्रिमिनल लॉयर होते हैं। ये सारे लोगों के स्पेशलिटी है, उनके साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो। कल अगर कपिल सिब्बल को जज बनना हो तो उनके सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है, या फिर चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके, उनके बेटा अभिनव चंद्रचूड़ अभी तक कितनी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, अभी वकील है, और उसके बाद आगे जज बन सकते हैं। तो उसके बाद ये पुराने सारे फाइल निकाले जाएंगे, उसके लेकर भी इन सारे जजों को परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला आया है इसमें अब बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, 3 जज सुओ मोटो ले चुके हैं, और BR गवई तो बोले वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत परेशानी हो रही है कि जजों के खिलाफ जांच कैसे हो सकती है। जजों के खिलाफ जांच नहीं हो सकती है, भ्रष्टाचार करते रहो, जांच नहीं हो सकती है। लेकिन आप कहोगे कि पूरी दुनिया बेईमान, ये केजरीवाल की तरह, हम सिर्फ ईमानदार। तो ये ईमानदारी बिना जांच किए हुए साबित नहीं होगी। इसलिए इस मामले में तुषार मेहता ने कहा, और उन्होंने यही कहा कि 2013 के एक्ट के समय इसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि उसमें
जुडिशरी को जांच के दायरे में रखा जाना चाहिए। लेकिन आगे इस पर सुनवाई होगी, लोकपाल की तरफ से भी वकील आएंगे और इन लोगों की अगर सहमति नहीं हुई तो आगे जांच तो होगी और दायरे में आ गए तो कई जज साहब हैं, उनकी प्रॉपर्टी सामने आएगी, विस्फोटक स्थिति होगी। ये लोग फिर अपने ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगाकर नहीं घूमेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी और मायावती के बीच जुबानी जंग के साथ ही फिर ये बहस शुरू हो गई कि बीजेपी की बी टीम कौन है। क्या ये सिर्फ विपक्ष की तरफ से छोड़ा जाने वाला एक शिगुफा है? लेकिन इससे राजनीति में मौजूद विपक्ष की स्थिति जरूर साफ हो जाती है। विपक्ष के तमाम दल सत्ता के लालच में इनडायरेक्टली एक दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर लोकपाल पर भी सुप्रीम कोर्ट के दखल ने नई बहस को जन्म दे दिया है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।